जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्र कल्याण के इस मंच से मैं सुबूही खान, एक भारतीय सनातनी मुसलमान, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करती हूँ। आई लीड विमेन और उत्तराखंड यंग थिंकर्स फोरम को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे और राष्ट्र जागरण अभियान को ये मंच देने के लिए कि उत्तराखंड में देहरादून में आकर हम लोग इतने महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के साथ अपने विचार साझा करें। नेहा जोशी की उम्र इतनी नहीं है, लेकिन राष्ट्र के सम्मुख जो चुनौतियां और समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए, उसके प्रति समझ बहुत बड़ी है। क्योंकि ये जो दो विषय नेहा ने चुने कि इन पे मैं काम करूंगी, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि एक्चुअली यहीं पे कमी छूट रही है। कहीं ना कहीं हमारा देश एंटी नेशनल फोर्सेस के आगे या भारत विरोधी चुनौतियों के सामने शायद डट के उतनी ताकत के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इन दो जगह हम कमजोर पड़ रहे हैं। एक नारी शक्ति, महिला शक्ति, वो शायद कहीं ना कहीं डोरमेंट है, उतनी शिद्दत से नहीं लड़ पा रही है जितनी शिद्दत से एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ हम लोगों को लड़ना है। और दूसरी जगह जहां हमसे कमी छूट रही है वो है युवा। किसी भी देश को अगर कमजोर बनाना है तो उसके युवा को भटका दीजिए, युवा को कमजोर कर दीजिए या युवा को डिसोरिएंटेड कर दीजिए कि वो समझ ही ना पाए कि उसके राष्ट्र के प्रति उसका धर्म क्या है, राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य क्या है। तो महिलाओं की और युवाओं की तरफ नेहा ने जो ये जिम्मा उठाया है उसमें राष्ट्र जागरण अभियान का पूरा सहयोग रहेगा। जब भी आप चाहेंगे, जिस विषय पे भी आप चाहेंगे, हम लोग आके इन संवाद सत्र के लिए डेफिनेटली अगर डेट्स अवेलेबल रही तो अलग अलग विषयों पर वी वुड रियली लाइक टू कम्युनिकेट एंड हैव अ डायलॉग। हम लोग बिलीव करते हैं कि भाषण भी होना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें सोशो पॉलिटिकल, लीगल, रिलीजियस, हर तरह के चश्मे से क्लैरिटी मिलनी चाहिए समाज को, क्योंकि समाज सत्ता सबसे बड़ी चीज होती है। राज सत्ता अपना काम कर रही है, कानून भी बन जाते हैं, पार्लियामेंट से भी पास हो जाते हैं, लेकिन फिर होता क्या है, सड़कों पे एंटी नेशनल फोर्सेस उतरती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज में आग लगती है, आंदोलनों के नाम पे अराजकता फैलती है और सब लोग बैठकर देखते रहते हैं। तो इसलिए समाज सत्ता का क्लैरिटी के साथ भारत के जो सब्जेक्ट्स हैं, विषयों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। और आज हम लोग इस विषय पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, यही क्लैरिटी करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आशा करूंगी कि इस टेक्निकल सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों तक पहुंचा पाऊं, क्योंकि उसके बाद हम लोगों का एक संवाद, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जरूर रहेगा और मैं चाहती हूं कि रहे, ताकि उससे हमें और नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी आए। अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुदेव, परम पूजनीय, आदरणीय, माननीय के.एम. गोविंदाचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने वक्तव्य की शुरुआत करूंगी। देखिए, जब बात आती तो नाम से ही पता चलता है समान नागरिक संहिता, यानी कि भारत के जितने भी नागरिक हुए, वो किसी भी भाषा के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, उनके ऊपर एक समान कानून लागू होना चाहिए। भारत की कोई बेटी जिसमें उत्तराखंड में कोई कानून लागू हो रहा है तो वही कानून कश्मीर की बेटी के ऊपर भी लागू होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में आता क्या क्या है? देखिए, सिविल लॉज में आती है शादी, ब्याह, तलाक, शादियां ना चले तो डिवोर्स के अलावा एलिमनी, मेंटेनेंस, अगर बच्चे हैं तो कस्टडी, गार्जियनशिप, अगर बच्चे नहीं होते हैं तो अडॉप्शन या प्रॉपर्टी, विरासत, ये सारे मसले सिविल लॉज में आते हैं। अब भारत में सिविल लॉज पर्सनल लॉज के नाम पे अलग अलग चल रही हैं। भारत में क्रिमिनल लॉ तो एक है, आप रेप कर देंगे, आप मर्डर कर देंगे, आप डकैती कर देंगे तो आपको एक ही सजा है। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड में जो चार्जेस हैं उसमें अगर कोई भी काम दंडनीय अपराध माना जाता है तो भारत का कोई भी व्यक्ति या भारत की बाउंड्री में, इवन बाहर से आया भी कोई व्यक्ति अगर वो अपराध कर देता है तो वही सजा होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सेम सजा होगी। लेकिन सिविल लॉज में क्या होता है? सिविल लॉज में ये होता है कि इन सब चीजों में आपकी अपनी पर्सनल लॉज मानी जाएंगी।
जो लोग चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना आए, वो ये एक्सक्यूज लेते हैं कि ये तो हमारे सिविल मैटर है, ये हम कोई अपराध तो कर नहीं रहे हैं, ये हमें अपने आपस में, कुनबे में, अपनी कौम में, अपनी कम्युनिटी में ही तय करने दीजिए। लेकिन क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज सिविल लॉ की आड़ में, इन द गार्ब ऑफ सिविल प्रैक्टिसेस, बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस हो रहे हैं जिसमें एक्चुअली आईपीसी धारा के अंतर्गत चार्जेस होने चाहिए, एफआईआर लॉज होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल होना चाहिए, जेल होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे अपराधी वो अपराध करके यूनिफॉर्म सिविल लॉज बोलते कि भाई हमारी कम्युनिटी में ये लॉज है, ये बोल के बच के निकल जाते हैं। तो यूसीसी क्या है ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे समझाने की कोशिश करी है। अब बात आती है क्या ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है, क्योंकि टीवी डिबेट्स में या कहीं भी डिस्कशन होता है तो लोग कहते हैं कि जी ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, ये समाज को बांटने की बात हो रही है। तो इसमें हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रहे हैं, जिस समय हमारा संविधान बना, उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसको डायरेक्शंस हैं कि आप जब भी समाज द्वारा चुन के सरकार में आएंगे तो आपको ये चीजें देश के लिए करनी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में हमारे संविधान में, जो लोग इस पे डीपर स्टडी करना चाहते हैं आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जाके पढ़ सकते हैं। उसमें आर्टिकल 44 कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ड्यूटी कर्तव्य है इलेक्टेड गवर्नमेंट का टू इंडीवर